नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स इन इंडिया यूनिट 4 के 9 चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत संगीत कला, हस्तकला, चित्रकला, भवन निर्माण कला आदि में वैभवपूर्ण ढंग से यथोचित महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण कला विकसित रही है, जिसका उल्लेख हमें हिस्टोरिकल जो हमारे एपिक्स हैं, स्पेशली पुराण, उनमें मिलते हैं। वस्त्र निर्माण हस्तकला के रूप में प्रचलित है और वैदिक युग में भारत में रंगी बिरंगे आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते थे। देशवासियों के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, परंतु वस्त्र निर्माण कला जो है वह निरंतर बढ़ती गई और प्रगति की ओर अग्रसर रही। विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सभ्यताओं का मिश्रित रूप वस्त्र कला उद्योग के रूप में परिलक्षित हुआ है। भारत में निर्मित वस्त्र की साख और प्रतिष्ठा विश्व में फैली हुई थी। ये मध्य पूर्वी और पश्चिमी देश में भारत से निर्मित वस्त्र प्रमुख हमारे बायर्स थे। प्रसिद्ध वस्त्रों एवं कलात्मक सौंदर्य एवं सूक्ष्मता के लिए भारत का स्थान उस समय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार जगत में सर्वोपरि था। ईसा से 372 पूर्व भारत में हस्तकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। विदेशियों द्वारा आक्रमण होने पर हमारे वस्त्रों में सुंदर मलमल, सिल्क, सूती, चांदी, सोने चांदी, तार से बने वस्त्रों की प्रशंसा की गई। परस्पर व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जिसके फलस्वरूप भारत में निर्मित अद्वितीय वस्त्रों की कीर्ति चारों ओर फैली। मुगल काल में इसको और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। राजसी पोशाकों में सोने चांदी के महीन तारों से बुनकर तैयार की जाती थी, जिसमें महीनों लग जाते थे। वस्त्र का कार्य यूजुअली ये जो करते थे उन्हें हम जुलाहे या बुनकर कहते थे। रंगने का काम रंगरेज के माध्यम से किया जाता था। तो ये अपने आप में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटीज हुई थी कि बुनकर कम्युनिटी या फिर रंगरेज कम्युनिटी। वस्त्र निर्माण में उत्कृष्ट नमूने बनाने के लिए कई कारीगर जुटे रहते थे और महीनों तक एक वस्त्र पर कार्य चलता था। एक से बढ़कर एक सुंदर वस्त्र पर नमूने उकेरे जाते थे। राजा रानी को प्रसन्न करने के लिए अद्वितीय डिजाइन्स तैयार करी जाती थी। मुगल दरबार में भी इस कला को प्रोत्साहन दिया गया। मुगल, यूनानी, ईरानी व फारसी कलाकृतियों का प्रभाव भी भारत के वस्त्र निर्माण पर देखा गया है। वस्त्रों में उसी शैली के नमूने बनाए जाने लगे। वस्त्र निर्माण की कला में कुछ विशिष्ट परिवारों तक सीमित थी। पिता के द्वारा यह कला या हुनर उसके पुत्र में हस्तांतरित होता था और यह कला उसी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहती थी। वस्त्रों के नामकरण गुणों के आधार पर होता था। बहते हुए पानी के समान पारदर्शी वस्त्र होने के कारण अबे एक खां या बहता पानी संज्ञा दी गई। इसी प्रकार ओस की बूंद के समान शीतल, सूक्ष्म, अलौकिक सौंदर्य वाले वस्त्र को शबनम के नाम से जाना गया। कई बार वस्त्रों का नाम उनके विशेष स्थान पर जाना गया, जैसे सिंध का संदालिन, कालीकट का कैलिको, बनारस और सूरत का ब्रोकेड, ढाका की मलमल, कश्मीर का पश्मीना, गुजरात का पटोला आदि। अर्थात जिस स्थान पर वह निर्मित हुए उसी के वहाँ पर लोकल वर्ड्स में इन वस्त्रों की पहचान हुई। आज भी संग्रहालयों में वस्त्र निर्माण के आश्चर्यचकित नमूने हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनका निर्माण हाथों के द्वारा किया गया था। उसमें जो परंपरागत वस्त्र हमारे जो प्रचलित हैं, उसमें सबसे पहले आता है ढाका की मलमल। ढाका एक्चुअली बांग्लादेश की राजधानी है और यहाँ की जो मलमल है वह सर्वाधिक महीन, हल्की, सूक्ष्म बुनाई द्वारा निर्मित और उत्पादित होती थी।
इसकी प्रसिद्धि विश्व भर में फैली हुई थी। ऐसी जादुई और दुर्लभ कलाकृति न तो हाथ से न मशीन से अन्य स्थानों पर बनाई जा सकती थी। डॉक्टर फॉर्ड्स वॉटसन के शब्दों में, सभी चमत्कारिक मशीन और उपकरण मिलकर भी इतना महीन और सूक्ष्म मलमल का निर्माण नहीं कर सकते थे जितनी ढाका की वफ्त हवा वुवन एयर ऑफ ढाका से है। ढाका की मलमल का थान लॉन्ग क्लॉथ के रूप में कहावत के प्रसिद्ध हुआ था और पूरे थान एक अंगूठी से निकाल लिया जा सकता था। ढाका के बुनकरों ने अपनी जादुई हाथों से महीन नाजुक मलमल तैयार कर कवितामय नाम रखे, जैसे अबे रवां फ्लोइंग वाटर या बहता पानी, वफ्त हवा वुवन हेयर हवा से हल्का, तथा शबनम या शाम की ओस जिसे हम कहते हैं। आज से यह वस्त्र संग्रहालय में ही देखे जाते हैं। इन एक कथन के अनुसार ढाका की मलमल का 5 मीटर लंबा वस्त्र एक माचिस की डिब्बी के अंदर रखा जा सकता था। इस तथ्य को विश्वसनीयता से कहा जा सकता है कि 15 मीटर वस्त्र जिसकी चौड़ाई 3 इंच होती है, उसका वजन 900 ग्राम होता है। इसकी पुष्टि राजा जहांगीर के दरबार में हुई, जिसका नाम मलमल खास रखा गया। ढाका की मलमल का मूल्य का आंकलन ताने के धागे की संख्या की तुलना वजन से होती थी। जितनी अधिक वस्त्र में तानों की लंबाई होती थी, उसका घटता हुआ वजन उसकी उत्तम श्रेणी का सूचक माना जाता था। मलमल जो खास ढाका के सबसे महीन होती थी, उसके तानों की संख्या 1000 से 1800 तक होती है, अर्थात उसकी महीनता एक्चुअली 1800 से 1000 ताने के धागे की संख्या पर निर्भर करती है। इस वस्त्र की बुनाई में बुनकर 5 महीने से केवल 10 मीटर वस्त्र तैयार करते थे। यह बुनाई केवल वर्षा के मौसम में की जाती थी, क्योंकि इस समय एक्चुअली वस्त्र को पर्याप्त आर्द्रता मिल जाती है। इन्हें अनुकूल वातावरण में ही निर्मित किया जा सकता है, क्योंकि धागे इतने बारीक होते हैं कि अधिक तापमान पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट आती है ढाका की साड़ियाँ। ढाका की साड़ियाँ 19वीं शताब्दी में बंगाल में मलमल से निर्मित ढाका के नाम से निर्मित साड़ियाँ अधिक लोकप्रिय थी। कलात्मक एवं आकर्षक नमूनों से निर्मित ढाका की साड़ियों में सुंदरता, सूक्ष्मता, हल्कापन और अद्भुत होता था। बंगाल में महिलाओं द्वारा ढाका की साड़ियों को बहुत सही संभाल कर रखा जाता था। आज भी ढाका की साड़ियाँ हस्तशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। ढाका की साड़ियों में चांदी और सोने के तारों से नमूने बनते हैं। इन साड़ियों में रंग सफ़ेद, काले और कबूतरी ग्रे कलर के होते हैं। यूजुअली 3 ही कलर्स इसमें चलते हैं, वाइट, ब्लैक या ग्रे कलर्स, जिस पर नीले और काले रंग के बूटे या डिज़ाइंस बने होते हैं। विशेष अवसरों के लिए वस्त्रों को चमकीले रंग के सूत से बनाया जाता है, जिस पर सोने और चांदी के तारों से काम किया जाता है। ढाका की मलमल जिस पर बुनाई द्वारा डिज़ाइन डाली जाती थी, उसे जामदानी की संज्ञा दी गई है। जामदानी नमूने में फूल, पत्ती, मानव, पशु, पक्षियों और की आकृतियाँ बनाई जाती थी। साड़ी के पल्लू या आंचल पर भारी आकृतियाँ और बड़ी आकृतियों के नमूने बनाए जाते थे। पल्ले के समान ही साड़ी की पूरी लंबाई में बॉर्डर बनाए जाते थे। बॉर्डर दोनों सिरों पर स्थित होते थे तथा छोटी छोटी बटियां बनाई जाती थी। सामान्यतः छोटी सी बूटी में चमेली के फूल व पत्तियां, जैस्मिन फ्लावर्स एंड लीव्स बनी रहती हैं। ऐसी साड़ी को बूटीदार कहा जाता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम 2 तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। एक जामदानी अर्थात ढाका की मलमल में जिस बुनाई द्वारा डिज़ाइन जाली थी कि बुनाई के साथ ही डिज़ाइन की वीविंग करी जाती थी, उसे जामदानी कहा गया। और जामदानी में यूजुअली फूल, पत्ती, मानव, पशु, पक्षी के नमूने तैयार किए जाते थे। परंतु जो बूटीदार जो साड़ी होती थी, उसके अंदर जैस्मिन फ्लावर्स जो होते थे और उनकी पत्तियाँ अर्थात छोटे छोटे फूलों की
जो बूटियाँ होती थी वह बनाई जाती थी। ऐसी साड़ी को हम बूटीदार कहा गया। फूल जब तिरछी रेखा में बना होता है तब वह तिरछा कहलाता है और साड़ी पर फूलों का जाल बना होने पर उस नमूने को चतार कहते हैं। जामदानी डिज़ाइन कई बार एक गुच्छे के रूप में बने होते हैं जिसे पन्ना हज़ारे के नाम से कहा जाता है। अर्थात जामदानी डिज़ाइन जब एक गुच्छे के रूप में हम देते हैं उसे पन्ना हज़ारे कहा जाता है। साड़ी पर फूलों का जाल बना होने पर उसे चतार और गुच्छे के रूप में यदि कोई डिज़ाइन होती है तो उसे पन्ना हज़ारे के नाम से जाना जाता है। छोटे फूल, पत्ती, बूटी या डिज़ाइन पूरे वस्त्र में फैली हो तब फूलवार और बड़े फूलों की बूटी को तोरेदार जामदान कहा जाता है। इसी प्रकार पल्ले या आंचल वाले भाग को किसी आकृति से सजाया जाता है, जैसे पशु, पक्षी या मानव होते हैं तो मयूरा और हंस जैसे पक्षी ढाका की साड़ियों पर अधिक चिन्हित रहते हैं। स्थानीय रीति रिवाजों या हिंदू पौराणिक कथाओं में भी इसका चित्रण हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे ट्रेडिशनल फैब्रिक्स का और ढाका की मलमल और ढाका की साड़ी के बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।